Hi guys, today we are going to learn cell cycle and cell division. Now let's start about cell cycle and cell division. अब हम सब सेल से बने हैं ये तो पता ही है, और हम इतने बड़े हो गए ये भी पता है। तो हम इतने बड़े कैसे हुए और हम सेल से बने हैं, तो उसमें क्या हुआ कि हम इतने बड़े हो गए, इसके बारे में आज डिस्कस करना है। जैसा कि हम मानते हैं कि एक सिंगल सेल जो होता है पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल सेल जब यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जब वो डिवाइड करते हैं तो उसी को हम ग्रोथ मान लेते हैं। यानी जब वो एक सेल से दूसरे सेल बनाते हैं तो उसको कहते हैं उनका सेल ग्रोथ हुआ, या तो दूसरे वे में कह सकते हैं कि वो रिप्रोड्यूस किए हैं। उसी तरह से हमारे अंदर जब सेल डिवाइड होती है तो एक सेल से दो सेल बनते हैं, और दो से चार, चार से आठ, ऐसे सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में बॉडी की साइज भी इंक्रीज होती है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन क्या है और सेल साइकिल कैसे होती है। सेल डिवीज़न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सेल डिवीज़न ना हो तो फिर हम ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे, और हमारी ग्रोथ ना होने की वजह से कुछ भी नहीं होगा। एक से दो नहीं बनेंगे, दो से चार, तो कुछ भी नहीं होगा। और मल्टी सेलुलर हम लोग जैसा कि मल्टी सेलुलर हैं और हम लोग एक ही सेल से बने हैं, तो एक से जब एक सेल दो हुई, दो से चार हुई, चार से आठ हुई, ऐसे ऐसे कई सारी मिलियन ऑफ सेल बनी तो हम बने। उसी तरीके से सेल डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट दैट। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में सेल डिवीज़न के दो टाइप होते हैं। तो द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं, और इंटरफेज यानी कि प्रिपरेटिव फेज या रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि हम लोग अगर नीट की तैयारी करते हैं या फिर किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए ये सेल साइकिल हम लोगों ने पढ़ा है और हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम नीट की तैयारी एक साल तक पूरा करते हैं और पेपर होता है 3 घंटे के लिए। तो उसी तरह से सेल जो होती है प्रिपेयर होती है डिवाइड करने के लिए, तो वो ज़्यादा टाइम लेती है। यानी अगर कोई सेल है 24 घंटे में डिवाइड हो रही है तो उसका 95% वो प्रिपेयर होगी डिवाइड होने के लिए, अपनी साइज को इंक्रीज करेगी, अपना डीएनए कंटेंट इंक्रीज करेगी। ये सब काम जब वो करती है तो उसको कहते हैं प्रिपरेटिव फेज। यानी इंटर फेज में क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, सेल प्रिपेयर टू डिवाइड इट सेल्फ। तो जो इंटरफेज होता है वो 95% होता है, यानी 23 घंटे का केवल इंटरफेज होता है ह्यूमन बींग्स में। जबकि ऐसा ईस्ट में नहीं होता है। ईस्ट सेल जो होती हैं 90 मिनट्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो हर सेल का सेल डिवीज़न अलग अलग पे होता है, लेकिन प्रिपरेशन उसका 95% होता है। मतलब 95% टाइम वो केवल प्रिपरेशन में लगाती हैं, उसके बाद और उसमें लगाती हैं डिवाइड होने में थोड़ा सा। एक साल हम लोग तैयारी करते हैं, 3 घंटे में एग्जाम हो जाता है। तो दैट खाना जैसे बहुत देर में बनता है और हम खा के 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, तो वो खाना बनने में टाइम लगता है। दैट इज प्रिपरेटिव फेज या इंटरफेज जिसे कहते हैं। और माइटोटिक फेज में क्या होता है, एक्चुअली सेल का डिवीजन होता है। जो इंटरफेज होता है वो 3 तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। तो जो इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज को गैप 1 फेज कहते हैं, जो कि 10 घंटे का होता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो G1 फेज कितने घंटे का होगा, 10 घंटे का। एस फेज कितने का होगा, एस फेज यानी सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए बनता है। और सिंथेसिस इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा, देखते रहिए, नहीं समझ में आएगा तो आगे समझ में आएगा। एस फेज जो होता है उसमें डीएनए बनता है और ये 9 आवर्स का होता है। G2 फेज जिसको हम गैप 2 फेज भी कहते हैं, ये 4 आवर का होता है।
अब इसके बाद हम लोग माइटोटिक फेज के बारे में बात करते हैं, एम फेज के बारे में। एम फेज में क्या होता है, एक्चुअली साइटोकाइनेसिस होता है और कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म, साइटो वर्ड हम लोग साइटोप्लाज्म के लिए यूज करते हैं, तो जब साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा तो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब ये जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इंटरफेज के बारे में। व्हाट इज़ इंटरफेज, इंटरफेज में हमें सेल प्रिपेयर टू डिवाइड इट सेल, तो ज़्यादा टाइम लगता है। और सेल जब प्रिपेयर करती है डिवाइड होने में, तो उसमें 3 स्टेजेस आते हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन होती है उनकी डिवाइड होने में, पहले क्या होता है फिर क्या होता है। पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसी तरह से इसमें जीवन फेज होता है कि क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले हमें थियरी पढ़नी पड़ती, तो इनको पहले DNA बनाना है, क्योंकि एक्चुअली में सेल डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी एक सेल से 2 सेल बनेंगी, तो न्यूक्लियस एक सेल से 2 सेल में जाएगा, तो न्यूक्लियस जाएगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल भी जाएगा, DNA भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो उसके लिए पहले सेल को बनाने की ज़रूरत होगी। तो DNA बनाने के लिए, जो कि DNA S फेज में बनता है, इसीलिए उसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। तो जीवन फेज में क्या होता है, ATP का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ATP क्यों बनेगी, क्योंकि एनर्जी रहेगी तभी तो DNA बनेगा। जब एनर्जी बनेगी तो एनर्जी ATP कैसे बनेगी, प्रोटीन से बनेगी। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो जीवन फेज में क्या क्या होता है, जीवन फेज में पहली चीज़ कि इसमें क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। दूसरा क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। और प्रोटीन किससे बनता है, RNA से बनता है, तो इसका मतलब RNA की भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, RNA भी ज़्यादा सिंथेसाइज होगा। तो जीवन फेज में सेल में क्या होता है, पहली चीज़ ATP का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। दूसरा क्या होता है कि प्रोटीन जो है सिंथेसिस भी इंक्रीज होता है। और तीसरा क्या होता है कि RNA की सिंथेसिस भी इंक्रीज होती है। एंड फिर सेल क्या होती है, सेल साइज भी इंक्रीज होगा। जब इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो साइज में इंक्रीमेंट भी होगा, तो सेल साइकिल इंक्रीज होगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है, जो नीट में पूछ दिया जाता है, उस पर इम्पोर्टेंस लग जाती है, तो सबसे स्टार पॉइंट इसका है कि सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। जीवन फेज में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब कि वो सब कुछ बना रही, उसके अंदर मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज़ी से है, कि ATP का सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। ATP यानी कि प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन यानी कि RNA से बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और सेल बढ़ रहा है। तो यानी सेल जब कोई चीज़ बढ़ता है तो उसका मेटाबॉल कहते हैं कि वो सेल जो है जीवन फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव है। जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे में मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी होता है। तो बच्चा कुछ भी करता है तो उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर ATP ज़्यादा रहती है, इसलिए बच्चा थकता नहीं है। ऐसे ही इंटरफेज में जो पहला फेज होता है जीवन फेज, उसमें हमने 5 पॉइंट लर्न किए। ATP का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। दूसरा, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है। तीसरा, RNA की सिंथेसिस ज़्यादा होती है। फिर सेल साइकिल इंक्रीज हो जाता है और सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सिंथेसिस फेज विच इज़ कॉल्ड S फेज ऑफ द साइकिल। तो मिंटर फेज का फर्दर फेज है S फेज, जो कि 9 आवर्स के लिए होता है। इसको हम SSS फेज से भी याद करते हैं। पहला चीज़ S फेज, फिर सिंथेसिस ऑफ DNA, फिर सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, तो यानी सिस्टर क्रोमेटिड का सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, पहली चीज़ हमें पता है कि इतना सब कुछ जीवन में हुआ है, तो किस लिए हुआ है, DNA बनाने के लिए, तो यहाँ पे DNA की सिंथेसिस होगी। दूसरा, अगर DNA की सिंथेसिस हुई है तो DNA जो है
एक प्रोटीन से बाउंडेड होता है। उसको अरेंज करने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो यानी कि अगर डीएनए बन रहा है तो यानी हिस्टोन प्रोटीन का भी होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। एस फेज में 3 चीज़ें होती हैं, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन मतलब सेंट्रियोल 2 बन जाते हैं, एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट G2 फेज विच इज़ अ थर्ड फेज ऑफ इंटरफेज। और यहाँ पे सेल क्या होगी, इसके बाद G2 फेज के बाद सेल डिवाइड हो जाएगी। तो सेल को डिवाइड होने के लिए पहली चीज़ उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तो एटीपी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। फिर इसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो स्पिंडल फाइबर किस प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन से। तो G2 फेज में अगर सेल डिवाइड हो रही है तो उसके लिए स्पिंडल फाइबर का बनना भी ज़रूरी है, जो कि अभी हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज में पढ़ेंगे, एनाफेज में। तो सेल में जो है फॉर्मेशन ऑफ G2 फेज में फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, एंड सेंट्रियोल का प्रिपरेशन भी होता है, सेंट्रियोल प्रिपेयर होती है